एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जब फूड पूरी तरह डाइजेस्ट होकर अपनी सबसे छोटी यूनिट में बदल जाता है तो अब उसे स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों को पार करके ब्लड और लैंप में शामिल होना होता है, जिसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स, इन तीनों की एब्जॉर्प्शन होती है। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस तब शुरू होता है जब फूड पूरी तरह डाइजेस्ट होकर इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट सबसे स्मॉल पार्टिकल्स यानी मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कार्बोहाइड्रेट सिर्फ ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज की रूप में ही एब्जॉर्ब हो सकती है। ये एब्जॉर्प्शन का सारा खेल हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल्स, जिन्हें हम एंटेरोसाइट्स कहते हैं, इनकी सरफेस पर होता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज का रास्ता थोड़ा मेहनत वाला है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल खुद ब खुद सेल के अंदर नहीं जा सकते। इन्हें पहुंचाने के लिए एक मखसूस कैरियर प्रोटीन काम करता है, जिसे कहते हैं सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर 1, शॉर्टली कहा जाए तो SGLT1। ये ट्रांसपोर्टर एक स्मार्ट पंप की तरह काम करता है, जो सोडियम आयंस की मदद लेता है। जब दो सोडियम आयन सेल के अंदर जाने की कोशिश करती है तो वो अपने साथ एक ग्लूकोज या गैलेक्टोज मॉलिक्यूल को भी मुफ्त की सवारी करवा कर सेल के अंदर खींच लेते हैं। सोडियम सेल के अंदर कम होता है, इसलिए वो जोर से अंदर जाने की कोशिश करता है और अपने साथ ग्लूकोज को भी मुफ्त की सवारी करवा देता है। इस प्रोसेस में बॉडी की एनर्जी यूज होती है, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ काम करता है। दूसरी तरफ फ्रक्टोज का मिजाज थोड़ा अलग है और उसे जज़ब होने के लिए सोडियम या किसी एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। फ्रक्टोज GLUT5 यानी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5 नाम की एक मखसूस रास्ते या चैनल के जरिए एब्जॉर्ब होता है, जिसे हम एकेडमिक लैंग्वेज में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि फ्रक्टोज सिर्फ तब तक सेल में दाखिल होती रहती है जब तक बाहर उसकी तादाद सेल के अंदर से ज्यादा हो। ये रास्ता बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी भीड़ वाली जगह से खाली कमरे की तरफ एक खुला दरवाजा मिल जाए। तो फ्रक्टोज सिर्फ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ खुद ब खुद चली जाती है, बस उसे एक रास्ते यानी GLUT5 की जरूरत होती है। जब ये तीनों शुगर्स ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज एंटेरोसाइट सेल्स के अंदर जमा हो जाती है तो उनका आखिरी मकसद वहाँ से निकलकर ब्लड स्ट्रीम तक पहुँचना होता है। इस मकसद के लिए सेल के बैक सरफेस पर यानी बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पर एक और बड़ा दरवाजा होता है, जिसे GLUT2 यानी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 कहते हैं। ये एक निकलने वाला रास्ता है जहाँ से तीनों मोनोसेकेराइड एंटेरोसाइट से निकलकर कैपिलरीज में दाखिल हो जाती है। यहाँ से ये ब्लड के जरिए पोर्टल वेन में शामिल होती है और सीधा लीवर की तरफ रवाना हो जाती है, जहाँ से बॉडी फैसला करती है कि इस शुगर को फौरन एनर्जी के लिए इस्तेमाल करना है या बाद के लिए स्टोर करना है। प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन कार्बोहाइड्रेट से मिलती जुलती है, लेकिन ये थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोटीन को मुख्तलिफ शक्लों में जज़ब कर सकती है। स्टमक और ड्यूडेनम में डाइजेस्ट होने के बाद प्रोटीन दो चीजों में कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड एंड स्मॉल पेप्टाइड्स। सबसे पहले अमीनो एसिड की एब्जॉर्प्शन को समझते हैं। ज्यादातर अमीनो एसिड बिल्कुल ग्लूकोज की तरह जज़ब होते हैं। इन्हें एब्जॉर्ब करने के लिए सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, यानी जब सोडियम सेल के अंदर जाता है तो वो अमीनो एसिड को भी अपने साथ खींच कर ले जाता है। हमारे बॉडी में मुख्तलिफ किस्म की अमीनो एसिड के लिए अलग अलग ट्रांसपोर्टर्स मौजूद है, जैसे ग्लूटामेट एंड एस्पारेट। चूंकि एसिडिक अमीनो एसिड है, इसलिए ये एसिडिक अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर के थ्रू एब्जॉर्ब होती है। इसी तरह लाइसिन के लिए बेसिक अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर और एलेनिन के लिए न्यूट्रल अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर्स मौजूद है। एब्जॉर्प्शन ऑफ पेप्टाइड्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन डाइपेप्टाइड एंड ट्राइपेप्टाइड की शक्ल में भी एब्जॉर्ब होती है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन सिर्फ सिंगल यूनिट का इंतजार नहीं करती, बल्कि वो 2 या 3 अमीनो एसिड की कम्बिनेशन यानी डाइपेप्टाइड और पेप्टाइड को भी पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है। पेप्टी-1 ट्रांसपोर्टर एक मखसूस रास्ता है जो हाइड्रोजन आयन का सहारा लेकर इन पेप्टाइड को सेल के अंदर धकेलता है। और दिलचस्प बात यह है कि पेप्टाइड की एब्जॉर्प्शन सिंगल अमीनो एसिड से ज्यादा तेजी से होता है, इसीलिए हमारी बॉडी प्रोटीन को जल्दी प्रोसेस कर लेती है। जब पेप्टाइड सेल के अंदर पहुंच जाते हैं तो वहाँ साइटोप्लाज्मिक पेप्टाइडेजेस नाम के एंजाइम्स उनका इंतजार कर रहा होता है। ये एंजाइम्स उन पेप्टाइड्स को काट कर सिंगल अमीनो एसिड में बदल देते हैं, क्योंकि ब्लड में शामिल होने के लिए अमीनो एसिड का सिंगल होना जरूरी है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि कोई पूरा पेप्टाइड ब्लड में जाए। जब सारे अमीनो एसिड एंटेरोसाइट्स के अंदर जमा हो जाते हैं तो वो सेल की बेसोलेटरल मेम्ब्रेन से निकलकर ब्लड में चले जाते हैं। यहाँ से ये पोर्टल वेन के रास्ते डायरेक्ट लीवर में पहुँचते हैं। लीवर फिर डिसाइड करता है कि इन अमीनो एसिड को नए मसल्स बनाने के लिए भेजना है, एंजाइम्स बनाने के लिए या एनर्जी के लिए यूज करना है।
एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स की एब्जॉर्प्शन बाकी सबसे बिल्कुल मुख्तलिफ है क्योंकि लिपिड्स वाटर में डिजॉल्व नहीं होते और हमारा ब्लड ज्यादातर वाटर पर मुश्तमिल होता है, इसीलिए बॉडी को लिपिड एब्जॉर्ब करने के लिए लंबा और थोड़ा कम्प्लेक्स रास्ता अपनाना पड़ता है। चलो इसे स्टेप बाय स्टेप डिटेल से समझते हैं। पहला स्टेप है माइसेल्स फॉर्मेशन। जब ड्यूडेनम में बाइल साल्ट्स फैट्स को डाइजेस्ट करती है तो छोटी छोटी फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड बनती है, लेकिन ये दोनों अभी भी इंटेस्टिनल वॉल को पार नहीं कर सकती। तो होता ही है कि बाइल साल्ट्स इन फैट्स के गिर्द लिपट कर छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाते हैं जिन्हें माइसेल्स कहते हैं। माइसेल्स फैट्स को जिंदा रखती है और उन्हें विलाई के सरफेस तक पहुंचाती है। जब ये इंटेस्टिनल सेल्स के करीब पहुंचती है तो फैट्स माइसेल्स से निकलकर सेल मेम्ब्रेन के अंदर दाखिल हो जाते हैं सिंपल डिफ्यूजन के जरिए, जबकि बाइल साल्ट्स वापस पीछे रह जाते हैं ताकि अगले फैट मॉलिक्यूल को ला सके। दूसरा स्टेप है रीअसेंबली इनसाइड द सेल। जब फैटी एसिड एंटेरोसाइट यानी इंटेस्टिनल सेल्स के अंदर पहुंचती है तो बॉडी उन्हें वापस जोड़ना शुरू कर देती है। सेल के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन फैटी एसिड को दोबारा ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। मतलब ये कि पहले डाइजेस्ट करके इसको तोड़ दिया, फिर सेल के अंदर ले जाकर वापस ट्राइग्लिसराइड यानी फैट्स बना दिया। इसके बाद स्टेप 3 शुरू होता है जिनको बोलते हैं काइलोमिक्रान पैकिंग। अब ये ट्राइग्लिसराइड सेल से निकलकर डायरेक्ट ब्लड में नहीं जा सकती क्योंकि वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, तो बॉडी इन ट्राइग्लिसराइड के गिर्द एक मखसूस प्रोटीन की लेयर चढ़ाती है और साथ में कोलेस्ट्रॉल शामिल करती है। इसको कहते हैं काइलोमिक्रान। ये प्रोटीन कोटिंग इन फैट्स को वाटर में ट्रेवल करने के काबिल बना देती है। चौथा और सबसे आखिरी स्टेप है लैक्टेल्स। ये फैट्स की एब्जॉर्प्शन का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन डायरेक्ट ब्लड में जाते हैं, लेकिन काइलोमिक्रान इतने बड़े होते हैं कि वो ब्लड वेसल्स में दाखिल नहीं हो सकते। हर विलाई की सेंटर में एक मखसूस लिम्फेटिक वेसल होती है जिसे लैक्टियल कहते हैं। काइलोमिक्रान सेल से निकलकर इन लैक्टियल्स में जाते हैं और लैम्फ फ्लूइड के साथ मिक्स होते हैं। ये लैम्फ पूरी बॉडी से होता हुआ आखिर में थोरेसिक डक्ट के जरिए सबक्लेवियन वेन में दाखिल होता है। यानी फैट्स डायरेक्ट लीवर में नहीं जाते बल्कि पहले पूरी बॉडी की चक्कर लगाती है।